done. नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आम बजट की, जिस पर बिहार झारखंड के साथ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बजट से पहले आज वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया। अब कल आम बजट पेश किया जाएगा। पहले इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद आसान भाषा में समझिए कि आर्थिक सर्वे आखिर होता क्या है और ये क्यों पेश किया जाता है। बजट से आस होगा चौतरफा विकास। बुनियादी चीजें, जरूरत की चीजें उनको थोड़ा कम प्राइस पे अगर मिलेगा तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। टैक्स डिडक्शन सब लोगों के लिए होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बढ़ेगा रोजगार, होगा सबका बेड़ा पार। हम ये चाहते कि हर परिवार को जो कारीगर है, आर्टिजन है, ऐसा कुछ इस बजट के अंदर उनका लाए कि उनका जो व्यापार है वापस खड़ा हो। चुनाव की वजह से लोक लुभावन बजट। आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। करीब 52 मिनट तक संसद में चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस अभिभाषण के साथ ही साल 2022 के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इससे ठीक पहले पीएम मोदी ने भी बजट सत्र को सार्थक और उपयोगी होने की अपील की। चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में देश की आर्थिक समीक्षा पेश की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार भी संसद सदस्यों को आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल कॉपी दी गई। पिछले साल बजट में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास था। इस साल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल है कि इस बार का देश का बजट कैसा होगा, लेकिन उससे पहले आर्थिक समीक्षा के बारे में जान लीजिए। विदेशी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश हैं। 2022 और 23 में ग्रोथ रेट 8.5% तक रहेगी। Next year, and we forecast that India's GDP will grow in real terms by 8 to 8.5% in 22-23. ये तो हुआ आगामी यानी 22-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान। अब पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण की बात जान लीजिए। तब अनुमान लगाया गया था कि 2021-22 में देश की विकास दर 11% पर रह सकती है, लेकिन रहा ये। Economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. यकीनन 2020-21 से इस बार का विकास दर अधिक है, लेकिन कोरोना की वजह से जो उम्मीद लगाई गई थी उससे विकास दर का ये लक्ष्य पीछे रह गया और इससे 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य और मुश्किल हो गया है। अब सवाल है कि बजट है क्या और इस सत्र में पेश होने जा रहा बजट आखिर कैसा होगा। आपको बता दें, बजट में सरकार की तरफ से आगामी साल का आय और खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाता है। बजट पेश होने के एक हफ्ते के बाद से ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। आपको बता दें कि देश के आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं। अपने कारोबार के लिए राहत चाहता है व्यापारी, तो आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद रहती है। वहीं सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को बजट में छूट की उम्मीद रहती है। उम्मीद है मंगलवार को पेश होने जा रहा देश का आम बजट सबके लिए मंगलकारी होगा और इससे हर वर्ग की चाहत पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और देखिए, आज वित्त मंत्री ने आर्थिक समीक्षा पेश की। कल आम बजट पेश किया जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे या फिर आर्थिक समीक्षा लेखा जोखा की तरह होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। उदाहरण के लिए किसी मध्य वर्गीय भारतीय परिवार को ले लिया जाए। आमतौर पर एक साधारण परिवार अपने घर के एक एक सामान का हिसाब एक रजिस्टर में रखता है। साल के अंत में परिवार का मुखिया यह देखता है कि कितना खर्च किया गया और कितना बचत हुआ। उसी के आधार पर वह अगले साल के घर खर्च की तैयारी करता है। देश का इकोनॉमिक सर्वे भी कुछ इसी तरह का होता है। एक साल के हिसाब किताब के आधार पर अगले साल का बजट तैयार करने की रूपरेखा तय की जाती है। इसी इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कि आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करेंगी। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई के बाद सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड पी चिदम्बरम के नाम है। पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया। बढ़ते हैं आगे और अब बात आम बजट से खास उम्मीद की करते हैं। कल पेश होने वाले आम बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से बजट से पहले विशेष दर्जे की मांग को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। हवाला नीति आयोग की रिपोर्ट का दिया जा रहा है, जिसमें बिहार को कई मानदंडों पर फिसड्डी बताया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद समझिए कि बिहार को अगर ये दर्जा मिल जाता है तो बिहार को क्या कुछ फायदा होंगे। आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना में नए बदलावों का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इन बदलावों के बाद से अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। चंद घंटे बाद आम बजट पेश होने वाला है, लिहाजा बजट से पहले बिहार का विशेष सम्मान परवान चढ़ने लगा है। आम बजट से बिहार को खास उम्मीदें हैं। बजट से पहले जेडीयू ने एक बार फिर विशेष मांग को जोरों से उठाया है। हवाला नीति आयोग की रिपोर्ट का दिया जा रहा है। और नीति आयोग के भी मैंडेट में है कि इस तरह के मामले में ऐसे प्रदेशों को विशेष सहायता देने का, स्पेशल असिस्टेंस। तो चाहे नाम जो हो, हम लोगों को तो सहायता चाहिए, और सहायता चाहिए इसलिए कि हमने अपनी पात्रता साबित की है कि हम उसके हकदार हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिहार का 15-16 साल में जो ग्रोथ हुआ है वो सामने में है। तब भी हम नेशनल एवरेज के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और नीति आयोग भी बार बार बोल रहा है इस चीज को। तो नीति आयोग बोल रहा है बार बार, तो इसका रास्ता कौन निकालेगा फिर? बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जेडीयू की पुरानी डिमांड है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद जेडीयू की ओर से लगातार विशेष आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन सहयोगी बीजेपी की माने तो केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से गंभीर है। देखिए, केंद्र ने बिहार को हमेशा सहयोग किया है। आपने देखा होगा कि बिहार में एम्स की स्थापना होने जा रही है। बिहार में दरभंगा में हवाई अड्डा चालू हुआ है, और बिहार के विकास के लिए आपने देखा होगा कि जो परिवहन मंत्रालय है, आज कई क्षेत्रों में 4 लेन सड़कें बन रही है, और ये सब बिहार के विकास में केंद्र का ये सहयोग है। दरअसल स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जेडीयू के प्रमुख मुद्दों में एक रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं और हस्ताक्षर अभियान भी चला चुके हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने कई मानदंडों पर बिहार को फिसड्डी बताया है। तब से जेडीयू ने इस मांग को एक बार फिर से जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं कि जेडीयू की विशेष मांग के पीछे आखिर वजह क्या कुछ है।
देखिए, दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार निचले पायदान पर है। विकास की कई पैमाने पर बिहार को फिसड्डी दिखाया गया है। रिपोर्ट में भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में बताई गई है। उसी नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। अब आपको ये भी समझना बेहद जरूरी है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या फायदा होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से किसी राज्य को केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता है। इसका मतलब केंद्र सरकार से जो फंडिंग की जाती है उसमें 10% रकम बिना किसी ब्याज के दी जाती है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें केवल 30% राशि अनुदान के रूप में मिलती है। 70% रकम उन पर केंद्र का कर्ज होता है। इसके अलावा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। केंद्र सरकार जो हर साल प्लान बजट बनाती है उस प्लान बजट में 30% रकम विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है। अगर विशेष राज्य प्राप्त राज्य जारी बजट को खर्च नहीं कर पाती है तो वह पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में देश के 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। हालांकि अब विशेष राज्य दर्जा नहीं बल्कि विशेष पैकेज का प्रावधान है। कल बजट पेश होने वाला है, लिहाजा बिहार को भी खास उम्मीदें हैं और इस बजट से जुड़ी हुई बिहार की खास उम्मीदें हैं। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट की जब भी बात होती है तो स्टार्टअप इंडिया का जिक्र जरूर किया जाता है। इस योजना के जरिए सरकार नए कारोबारियों को एक प्लेटफॉर्म देने में मदद करती है। इसी योजना का लाभ उठाकर बिहार के भी कई युवाओं ने बड़ा मुकाम तय किया है। बिहार के युवाओं को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 नए स्टार्टअप्स बने हैं। इन स्टार्टअप्स के जरिए 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। मोदी सरकार के स्टार्टअप ने युवाओं को देश और दुनिया के फलक पर खुलकर अपने पर फैलाने का मौका दिया है। इसी का नतीजा है कि नई सोच और आइडिया के साथ बिहार के युवाओं ने भी बड़ा कदम बढ़ाया है। ये वो युवा हैं जिन्होंने बिहार के सत्तू को एक नेचुरल प्रोटीन के बतौर पहचान दिलाई है। मंगलवार को आम बजट पेश होने वाला है। बिहार के ऐसे युवा जो नए आइडिया के साथ स्टार्टअप शुरू कर न सिर्फ बेहतर रोजगार शुरू किया है बल्कि लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, उन्हें भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो हमें बहुत ही हैं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि देश में नेशनल स्टार्टअप डे को सेलिब्रेट किया गया है। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट का अपना एक फोकस है स्टार्टअप्स या बिजनेसेस को लेके, और हम जैसे युवा के लिए गवर्नमेंट सीरियस है। काफ़ी कुछ पहले से बेहतर हुआ है स्टार्टअप्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दरअसल मोदी सरकार के स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार किया जाए। इससे देश का आर्थिक विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। स्टार्टअप मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्टार्टअप का मकसद है युवाओं को सशक्त बनाना। 2016 में स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई थी। 6 सालों में देश में 56 विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 नए स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। स्टार्टअप से 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली है। नए स्टार्टअप्स में 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका बाजार मूल्य कम से कम $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए हो। जाहिर है स्टार्टअप नए हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए कुछ राहत दी है। कल से 17 जिलों में पहली कक्षा से ऊपर के सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया है, जबकि 7 जिलों में कक्षा 9 से ऊपर के क्लास के शिक्षण संस्थान खुलेंगे। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की अधिकता को देखते हुए रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा इसमें शामिल हैं। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम की अनुमति दी गई है। स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक दीर्घा दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। सभी कोचिंग संस्थान खुलेंगे। इसके अलावा जू, पार्क, जिम, स्टेडियम, प्लेग्राउंड, क्लब, सिनेमा हॉल भी खुले रहेंगे। शादी समारोह में 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है, जबकि पहले की तरह ही रात 8 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर भी सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। स्कूल, कॉलेज में भी पूजा की नहीं होगी अनुमति। प्रशासन की अनुमति से छोटे स्तर पर पूजा कराई जा सकती है। सरस्वती पूजा में जुलूस निकाले जाने पर भी यहां पर रोक लगा दी गई है। पूजा के दौरान डीजे बजाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। कृत्रिम तालाबों में ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। वहीं देखिए, नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी गई है। और पटना से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के हालांकि हालात अब स्थिर हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, बिहार में 6 तारीख तक जो है पाबंदियां लगातार लगी हुई है, 6 फरवरी तक। ऐसे में इस बीच जो भी सार्वजनिक समारोह है उस पर गृह विभाग ने पहले ही जो सूचना है वो जारी कर दी है। जिला प्रशासन पटना ने आज बैठक की है। एसएसपी और जिलाधिकारी ने फैसला लिया है कि जो सरस्वती पूजा है उसमें पूरी तरह से सार्वजनिक स्थलों पर जो है पूजा करने पर मनाही रहेगी और किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए भी कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन की अनुमति दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो भी शैक्षणिक संस्थान है वहां पर भी अगर छोटी मूर्ति भी बिठाते हैं तो उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, जबकि बड़ी मूर्तियां बिठाने की अनुमति नहीं है। तो निश्चित रूप से सरस्वती पूजा जो है उसका रंग जो है इस बार फीका नजर आएगा, क्योंकि कोरोना काल है और 6 तारीख तक तमाम जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेगी। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे थे, जहां पर सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। और देखिए, कोविड काल में बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा कल यानी 1 फरवरी से शुरू हो रही है। 14 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर के 13 लाख से ज्यादा छात्र इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोरोना काल में बिहार में एक बड़ी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। बिहार राज्य परीक्षा समिति यानी बीएसईबी 1 फरवरी मंगलवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश भर में इस परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा आयोजित होगी। बिहार के 38 जिलों में इसके लिए कुल 1471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 13,45,939 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 6,97,421 छात्र और 6,48,518 छात्राएं शामिल होंगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई है, ताकि स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन संभव हो सके। इसके लिए परीक्षा समिति की ओर से सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इससे जुड़े निर्देश दे दिए गए हैं। इंटर परीक्षा में जो प्रशासनिक सख्ती बरती गई है, उसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगा दी गई है। परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 500 परीक्षार्थी पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है।
हर 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि परीक्षा कक्ष में किसी को भी मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है। छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंट्रोल रूम बनाया है, जो 14 फरवरी तक लगातार काम करेगा। यहां छात्रों को होने वाली किसी भी परेशानियों का समाधान किया जा सकेगा। बीएसईबी के कंट्रोल रूम का नंबर है 061222322227 और 22300551। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, इसलिए समय का ख्याल रखते हुए छात्रों को नियत समय पर सेंटर पहुंचना है, ताकि परीक्षा में कोई व्यवधान ना हो। लेकिन बिहार राज्य परीक्षा समिति की तैयारियों से ज्यादा हमें छात्रों को कुछ जरूरी बातें भी बतानी हैं, जो उनके लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले बेहद अहम है। एडमिट कार्ड में यदि गड़बड़ी हो तो परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र लेकर जाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सेंटर पर जाएं। पहचान पत्र की फोटोकॉपी गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करें। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच लाना वर्जित है। दिव्यांग परीक्षार्थी के लिए राइटर को अनुमति दी गई है। 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस बार इसकी अनुमति दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक